Good morning, respected sir and ma'am, and my all dear friends. My name is प्रतीक रामचंद्र चौधरी. आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले ग्रायोमेट्रिक एनालिसिस. फॉर दिस प्रेजेंटेशन माय गाइड इज असिस्टेंट प्रोफेसर प्रणीता महाजन मैम. तो आज ग्रायोमेट्रिक एनालिसिस में हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो हम पहले देख लेते हैं. तो हमारा पहला पॉइंट है डेफिनेशन. सेकंड पॉइंट है प्रेसिपिटेशन टेक्निक्स. थर्ड पॉइंट है हमारा कोलाइडल प्रेसिपिटेट्स. फोर्थ पॉइंट है सुपर सैचुरेशन. फिफ्थ है को प्रेसिपिटेशन. सिक्स्थ है ग्रायोमेट्रिक मेथडोलॉजी. 7 क्रूसिबल्स. 8 ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट्स. 9 एडवांटेजेस एंड 10 डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रायोमेट्रिक एनालिसिस. तो सबसे पहले ग्रायोमेट्रिक एनालिसिस मतलब क्या होता है. इसके पहले हमने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं जैसे कि वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस. इसमें हम क्या करते थे, एक बीकर लेते थे. उस बीकर में हम सैंपल सॉल्यूशन लेते थे जो कि उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम नहीं होता था. उसका अननोन कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ता था. और बीकर में हम सैंपल सॉल्यूशन लेते थे और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम ब्यूरेट में लेते थे. और ब्यूरेट में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने फिल किया हुआ है उसके ड्रॉप बाय ड्रॉप हम बीकर सॉल्यूशन में जो सैंपल सॉल्यूशन है उसमें डालते थे. और हमें फाइनली उसका कलर चेंज मिलता था. और हम डिटेक्ट करते थे कि इस पॉइंट पे जो फाइनल एंड पॉइंट हमें मिला है उसे कलर चेंज मिला है वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनालाइट है. लेकिन इन ग्रायोमेट्रिक एनालिसिस में हमें वो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ वेट मेज़र किया तो भी हमें चलता है. तो हम ग्रायोमेट्रिक एनालिसिस की डेफिनेशन देखते हैं. क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ द एनालाइट एंड आइसोलेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट एंड वेइंग द आइसोलेटेड प्रोडक्ट. सबसे पहले हमें एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है. उसके बाद वो फाइंड आउट किया हुआ एनालाइट हमें साइड में रख देना है, मतलब उसको आइसोलेट कर लेना है और बाद में उसका वेट फाइंड आउट करना है. अनदर डेफिनेशन ऑफ द ग्रायोमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट्स आयंस और रेडिकल्स इनटू अ प्योर स्टेबल कंपाउंड. जो कि एलिमेंट्स है NaCl, आयंस है Na Cl- आयन, उसको हमें प्योर स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेना है फॉर दी हम उसका वेट इजीली फाइंड आउट कर सकें. Analysis can be done accurately and precise by using modern and sensitive analytical balancing grayometric method. जो कि आज के दिन में न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो मोर सेंसिटिव एनालिटिकल बैलेंस आया है उसके हेल्प से हम एक्यूरेटली एंड प्रिसाइज रिजल्ट मेजर कर सकते हैं. ग्रायोमेट्रिक मेथड इज़ इनएक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर एनालिटिकल मेथड. जो कि वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो बाकी मेथड है वो बहुत महंगी थी और इफेक्टिव भी नहीं थी. या उसके बेहतर हमारी ग्रायोमेट्रिक एनालिसिस है वो सस्ती भी है और इफेक्टिव भी है. तो हमें एनालिट तो हमें फाइंड आउट कर लिया. अब उसका फॉर्मूला वेट ऑफ द एलिमेंट, उसका हम वेट कैसे मेजर करेंगे. तो परसेंटेज ऑफ एनालाइट एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट इनटू ग्रायोमेट्रिक फैक्टर इनटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सैंपल. तो वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने वाला है उसका वेट इंटू ग्रायोमेट्रिक फैक्टर. तो अब आप बोलेंगे ग्रायोमेट्रिक फैक्टर हमने तो पहली बार सुना है, ये टर्म क्या है. तो ग्रायोमेट्रिक फैक्टर ऐसी टर्म है तो कन्वर्ट ग्राम ऑफ द कंपाउंड टू ग्राम ऑफ एलिमेंट. क्योंकि एग्जाम्पल हम नीचे देखते हैं. और वो ग्राम ऑफ द एलिमेंट इंटू रेडिकल्स और इट वेरीज एट डिफरेंट कंपाउंड्स. मतलब कि जब NaCl का वेट है 23, हमारा वाटर का वेट है 18, ये डिफरेंट वेरी हो सकता है कंपाउंड और जो एलिमेंट्स है उस पर डिपेंड करता है कि उसका ग्राम ऑफ द एलिमेंट क्या हो सकता है. तो वो नीचे का एग्जांपल है कैलकुलेशन ऑफ ग्रायोमेट्रिक फैक्टर Cl इन AgCl. तो एटॉमिक मास ऑफ Ag यू हैव टू नो 107.87, एटॉमिक मास ऑफ Cl 35.45, एटॉमिक मास ऑफ AgCl इन 143.22. सो ग्रायोमेट्रिक फैक्टर ऑफ Cl का हमें फाइंड आउट करना है इन AgCl इज इक्वल टू 35.45 डिवाइडेड बाय 143.32. मतलब जो Cl का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास एडिशन करके एटॉमिक मास हमारा मिलता है जो कि हमने 12 में पढ़ा हुआ है. एटॉमिक मास स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा हुआ है. तो 35.45 डिवाइडेड बाय 143.32 जो कि AgCl का माप वेट एटॉमिक मास है 143.32. और हमें फाइनल आंसर मिलता है 0.2473 जो कि हमारा ग्रायोमेट्रिक फैक्टर है. और ग्रायोमेट्रिक फैक्टर हम उस फॉर्मूले में पुट आउट करके
हमारा परसेंटेज ऑफ एनालाइट निकाल सकते हैं। आगे है प्रेसिपिटेशन टेक्निक्स। द प्रेसिपिटेशन मेथड इज द प्रोसेस ऑफ weighing an element or radicals into a form of precipitate which is separated by filtration from solution। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रेसिपिटेट है उसका वेट मेज़र करने के लिए उसका वेट मेज़र करना है। इस वेट मेज़र करने से पहले उसे फिल्ट्रेशन आउट करना है, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ अगर हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट के वेट में हमें डिस्कम्फर्ट कर सकती है, वो हमें वो बाधा डाल सकती है, इसलिए हमें उससे पहले फिल्ट्रेशन करना चाहिए, बाद में उसका वेट मेज़र करना चाहिए। प्रेसिपिटेशन मेथड अफेक्टेड सम फैक्टर, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन मेथड मस्ट बी कन्वर्टेबल इनटू प्योर स्टेबल कंपाउंड बाय इग्निशन। जो प्रेसिपिटेशन कंपाउंड है उसे हमें प्योर कंपाउंड में करना ज़रूरी होता है, जो कि इग्निशन मेथड से हो सकता है, और सिंपल इवापोरेशन। तो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं तो इम्प्योरिटीज़ इवापोरेट हो जाती है। प्रेसिपिटेट कंपाउंड मस्ट बी फ्री फ्रॉम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अगर हमारे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हुई तो सारे सॉल्यूशन में मिल जाएगी, सारे सॉल्यूशन में मिल जाएगी, जो अच्छा सॉल्यूशन है वो भी उसमें मिल जाएगा, और सारा हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छे से जो रीडिंग है नहीं आएगा। प्रेसिपिटेट कंपाउंड मस्ट बी इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन। हाँ, वही पॉइंट है जो कि हमने ऊपर बोला, वो इनसॉल्युबल होना चाहिए, क्यों बॉटम पे सेट हो जाना चाहिए, कि जैसे कि हम उसके फिल्ट्रेशन मेथड की मदद से उसे बाहर निकाल सकें। प्रेसिपिटेट कंपाउंड मस्ट बी रेडिली सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस करके भी उसे इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल है ग्राविमेट्रिक एनालिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट अलाइड्स, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट है जो कि हमारा सैंपल सॉल्यूशन है, और बैरियम क्लोराइड है जो कि हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, इज इक्वल टू बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट हमारा पीपीटी फॉर्म हुआ है, प्लस NaCl इज अ बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म। नीचे के रिएक्शन में वैसा ही NaCl इज अ सैंपल सॉल्यूशन, AgNO3 इज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है हमारा AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक हमारे पीपीटी फॉर्म हुई है, प्लस सोडियम नाइट्रेट इज अ बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म। Colloidal precipitate. The gravimetric analysis encounters colloidal precipitate sometime at initial stage of the reaction. तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में ही colloidal precipitate मोस्ट ऑफ द ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में फॉर्म हो जाती है। द हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आर मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कोलाइड इन नेचर। तो हाइड्रोक्साइड कंपाउंड होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उस कंपाउंड की प्रेसिपिटेट और मोस्ट ऑफ द कोलाइडल इन नेचर होती है, एंड रिक्वायर नेसेसरी टू ट्रीटमेंट बिफोर फिल्ट्रेशन। इसलिए हमें फिल्ट्रेशन करना उसकी ज़रूरत होती है। कोलाइडल शोज नॉन सेटलिंग नेचर अंडर ग्रेविटी। जो कोलाइड होते हैं वो ग्रेविटी के अंदर नॉन सेटलिंग नेचर में होता है, वो पूरे सॉल्यूशन में मिल जाते हैं। एंड आई सरफेस एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोविंग एड्जॉर्प्शन ऑफ अदर इम्प्योरिटीज़। वो आई सरफेस एरिया होने के कारण वो जो अदर इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसको भी एड्सॉर्ब कर लेती है। इलेक्ट्रोवैलेंट कोलाइड्स हैव टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब कॉमन आयन। जो कॉमन आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट कोलाइड्स मोस्ट ऑफ द एब्सॉर्ब कर लेती है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो जो कॉमन आयंस होते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कॉम्प्लेक्स सिमेट्री एनालिसिस में, वो एब्सॉर्ब करने की पावर इलेक्ट्रोवैलेंट कोलाइड में होती है। कौन कौन से कोलाइड्स है? कोलाइड्स आर द मिक्सचर्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल। सॉल्वेंट जैसे कि वाटर एंड सस्पेंडेड पार्टिकल जो कि बॉटम साइड में फिक्स हो जाते हैं। वो एग्जाम्पल से एरोसॉल गैस प्लस लिक्विड। हमारा एग्जाम्पल है बेस्ट फॉग, जो कि हम परफ्यूम यूज़ करते हैं। हमारा बॉडी पे परफ्यूम क्यों मारते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी से अच्छे से स्मेल आनी चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा इमल्शन, लिक्विड प्लस लिक्विड। एग्जाम्पल मिल्क। आप सोच रहे होंगे मिल्क तो सारा लिक्विड एक ही फॉर्म में होता है, प्लीज़ यहाँ पे लिक्विड प्लस लिक्विड क्यों लिखा है? तो इसका मतलब ऐसा है कि जब हम दूध उबालते हैं तो उस दूध के ऊपर एक 3 लेयर फॉर्म हो जाती है। वो एक लिक्विड का लेयर, और उसके नीचे जो लिक्विड होता है वो अदर लेयर, ऐसे 2 लेयर फॉर्म हो जाते हैं। फोम इज इक्वल टू लिक्विड प्लस गैस, जो कि हमारा शेविंग क्रीम होता है, एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ फोम। सॉल्यूशन लिक्विड प्लस सॉलिड, ये हमारा लेमन सॉल्यूशन जो कि हम लेते हैं जब हमें डिहाइड्रेशन होता है, हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट्स फिर से हमारे बॉडी में स्टोर होने के लिए हमें शुगर सॉल्यूशन यानी कि लेमन सॉल्यूशन लेना पड़ता है। सॉलिड इमल्शन is equal to solid plus liquid as a butter is an example. What's properties of colloids?
देर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। फर्स्ट है ब्राउनियन मोशन। उस मोशन ब्राउनियन मोशन में क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल शोज जिगजैग मूवमेंट इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही होंगी कि ब्राउनियन मूवमेंट जैसे कि जिगजैग मूवमेंट यहाँ पे शो हो रही है, उस एरो की हेल्प से हम अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज है टेंडॉल इफेक्ट, रिफ्लेक्शन एंड लाइट स्कैटरिंग। टेंडॉल इफेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ द कोलाइड टू स्कैटर लाइट। टेंडॉल इफेक्ट में क्या होता है, कोलाइड की प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइट को स्कैटर कर सकता है, मतलब डाइवर्ट कर सकता है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही होगी, जो बैटरी है, जो लेज़र बीम है, अगर वो हमने प्योर वाटर सॉल्यूशन बीकर में लाइट पास हो रही है, क्यों पास हो रही है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी पार्टिकल्स नहीं है। बट कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं। उस पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण वहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, और डिस्टर्बेंस पैदा होने के कारण वहाँ पे लाइट और स्कैटर हो रही है और रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। आगे सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल स्टेट होती है। इट कैन बी अचीव बाय एडिशन ऑफ एक्सेस सब्सटेंस टू अ सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन। सैचुरेशन पॉइंट इज कैटेगराइज इनटू 3 जोन। सुपर सैचुरेशन का बेस्ट एग्जांपल है जब हमारी माँ दिवाली में लड्डू बनाती है, शुगर सॉल्यूशन का पाक बनाती है। अगर शुगर सॉल्यूशन का पाक में हमने ज़्यादा शुगर डाल दी तो वो शुगर पार्टिकल्स हैं वो लड्डू अच्छे नहीं बनते, और लड्डू बने तो उसके शुगर जो लड्डू होते हैं उसके आउटर साइड में उसके ऊपर पे शुगर पार्टिकल हमें फाइंड आउट होते हैं, हमें दिखते हैं, क्योंकि वो उसमें नहीं घुलते। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है। जैसे कि हमारा सॉल्यूशन है, अगर हमें एक रिएक्शन करने के लिए बोला, अगर उस रिएक्शन में हमें 5 ग्राम ऑफ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, अगर उसकी जगह हमने 10 ml डाल दिया तो बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन से शो करेगा और हमारा प्रोडक्ट अच्छे से फॉर्म नहीं होगा। तो देर आर सैचुरेशन पॉइंट इन 3 जोन्स में डिवाइड होता है। उसका जोन पहला है मेटास्टेबल जोन। मेटास्टेबल जोन में क्या होता है, सॉल्यूशन में भी नॉट न्यूक्लिएट, और न्यूक्लिएट क्या होता है हम आगे देखेंगे। सॉल्यूशन न्यूक्लिएट नहीं होता है फॉर लॉन्ग टाइम, बट जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ शुरू हो जाती है। इट इज़ फ्रीक्वेंटली नेसेसरी टू ऐड अ सीड क्रिस्टल। सेकंड जोन है हमारा न्यूक्लिएशन जोन। इस जोन मतलब मैंने आपको बोला तो मैं सेकंड स्टेप में आपको बताऊँ तो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वो बड़े पार्टिकल्स में तैयार होने शुरू हो जाते हैं, मतलब उसका एक बड़ा पार्टिकल्स तैयार होना शुरू हो जाता है इन न्यूक्लिएशन जोन। थर्ड स्टेप है हमारी प्रेसिपिटेशन जोन। सब्सटेंस या प्रेसिपिटेट आउट इन द सॉल्यूशन इन दिस जोन। सो न्यूक्लिएशन तो तैयार हो गया, तो प्रीपीटी हमें अच्छे से फॉर्म हो गया, एक न्यूक्लियस फॉर्म हो गया, अब वो सॉल्यूशन से बाहर निकलने लगता है और फाइनल पीडी फॉर्म हो जाता है। सेकंड अगला टॉपिक से को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन इज अ साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन ऑफ द मोर देन वन कंपाउंड्स आर सब्सटेंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, मोर देन वन कंपाउंड एट अ टाइम प्रेसिपिटेशन फॉर्म करते हैं। इन ग्रामेट्रिक एनालिसिस को प्रेसिपिटेशन इज अ प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज ऑफन को प्रेसिपिटेट विद द एनालाइट एंड रिजल्टिंग इन एक्सेस मास ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। जो अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज होती है वो उसका वेट, जो कि हमारा प्योर प्रोडक्ट में भी उसका वेट हो ऐड हो जाता है, और इसके कारण जो एनालाइट है उस पर इफेक्ट पड़ता है, और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसका वेट बढ़ जाता है, और एक्सेस मास होने के कारण जो हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलनी चाहिए वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती है। There are 4 main mechanisms of co-precipitation, that is inclusion, exclusion, adsorption and mechanical entrapment. तो पहली है mechanism है inclusion. And inclusion of course with the impurities occupies as a lattice site in the crystal structure of the carrier, resulting in a crystallographic defect. Occurs when the ionic radius of the charge of the impurities are similar to that of carrier. अब क्या होता है, जो हम अब लूडो खेलते हैं, लूडो में हम जो क्यूब होता है उसमें क्या डिजिट्स होते हैं, 1 2 4 5 6 से 6 डिजिट्स होते हैं। वो 6 डिजिट्स कैसे वो प्लेस होते हैं, वो आउटर साइड में प्लेस होते हैं, दैट इज लैटिस साइड, वो लैटिस साइड में प्लेस हो जाती है। वैसे हमारी इम्प्योरिटीज क्या होती है, वो लैटिस साइड में प्लेस हो जाती है, उसको हम क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट बोलते हैं। वो क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट कैसे होता है, आयोनिक रेडियस ऑफ चार्ज ऑफ द ionic radius and charge of the impurities are similar those of the carrier. एक ऐसे एग्जाम्पल है, Ba plus ions in Bs super is in the carrier in lead ions,
हमने बोला कि आयोनिक रेडियस एंड चार्ज ऑफ द इम्प्योरिटीज आर सिमिलर दोज ऑफ द कैरियर। इसमें बी ए प्लस आयंस एस बी एस फोर, ये जो बी ए प्लस आयंस है ए उसकी आयोनिक रेडियस एंड चार्ज ऑफ द इम्प्योरिटीज आज सेम है तो डोज ऑफ द कैरियर जो कि लीड आयंस है, जो कि हमारे कैरियंस है, उसकी भी जो आयोनिक रेडियस है Pb2 प्लस, बैरियम की भी Ba2 प्लस, वो सेम है, इसलिए वो क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट ये ऑक्यूर होता है। नेक्स्ट है ऑक्लूजन। एन ऑक्लूजन व्हेन एन एटम्स ऑफ इम्प्योरिटी for an ion get physically entrapped inside the rapidly growing crystal. Occlusion can be minimized by slowing down the precipitating process. जो कि हम बोलते हैं हम हमारे प्रेसिपिटेशन प्रोसेस हमारे पास्ट हुई तो जो अनडिजाइन इम्प्योरिटीज जो पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं ना वो भी वो क्रिस्टल्स में जाके बैठ जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं। इसके कारण हमारा नुकसान हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट से अच्छी क्वालिटी का नहीं आ सकता है। अगर वो कैसे कम कर सकते हैं, हम उस प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को स्लो करके ये ऑक्लूजन प्रोसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। वो करते हैं ना, जल्दिया काम किसका होता है, शैतान का काम होता है, इसलिए अच्छे से नीट और आराम से काम करना चाहिए। एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज अ कॉमन सोर्स ऑफ को प्रेसिपिटेशन दैट इज likely to cause significant contamination of precipitate with the specific surface areas. इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम हमारे घर के फर्श पूछते हैं। अगर हम हमारे घर के फर्श स्पंज से पूछे तो स्पंज में जो वाटर से वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बट जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डर्टी पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स हमारे स्पंज के ऊपर फॉर्म हो जाते हैं, लेयर फॉर्म कर देते हैं। इसमें वही बोला एडजॉर्प्शन में कि जो कंटेमिनेशन प्लेस होती है, अगर हमने जो स्पेसिफिक एरिया में पीपीटी है वो कंटेमिनेट हो सकती है और एडजॉर्प्शन प्रोसेस इस ऑक्यूर हो सकती है। मैकेनिकल entrapment. Mechanical entrapment occurs when crystal lie close together during growth. ऐसा ही है, जब छोटे छोटे पार्टिकल बड़े हो जाएंगे, जैसे ही सरफेस एरिया घट जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, पार्टिकल इकट्ठा होने जाएंगे, उसमें बॉन्ड फॉर्म होने लगेंगे, जैसे वो क्लोज हो जाएंगे, मैकेनिकल entrapment प्रोसेस इज ऑक्यूर। इंक्लूजन है ऑक्लूजन का डायग्राम देखो। ऑक्लूजन में क्या हो रहा है, उस सेंट्रल में पार्टिकल से उसके आजू बाजू में बहुत सारे आयन से वो इंट्रैप हो गया है, वो सारे पार्टिकल्स में घुल गया है, मिस गया है, जो कि हमें पॉइंट पार्टिकल नहीं चाहिए, तो पॉइंट पार्टिकल एब्जॉर्ब इम्प्योरिटी हो एब्जॉर्ब हो चुकी है। इंक्लूजन में क्या हुआ है, वो बीच में एक पार्टिकल इंक्लूजन है, वो एक साइट है, एक लैटिस साइट है, उसमें वो प्लेस हो चुका है। नेक्स्ट हमारे स्लाइड से इंक्लूजन और ऑक्लूजन हो गया। नेक्स्ट हमारे स्लाइड से क्रायोमेट्रिक मेथोडोलॉजी। In this technique, the analyte is converted into an insoluble form, which can be washed, dry, wetted in order to determine the concentration of the analyte in the original solution. जो कि हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है इनसॉल्युबल सब्सटेंस का, उन्हें हमें इनसॉल्युबल होना चाहिए, उसे वॉश करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए, फाइनली उसका वेट मेजर करना चाहिए। बट वेट मेजर करने के पहले उसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना इम्पॉर्टेंट है। ग्राविमेट्रिक मेथड इज अप्लाई टू सैंपल वेयर गुड प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज अवेलेबल। अगर गुड प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हुआ तो पार्टिकल से वो फाइनली हमारे जो बॉटम में फिक्स हो जाएंगे और हमें पीपीटी फॉर्म अच्छे से होगी। ग्राविमेट्रिक एनालिसिस इज वन ऑफ द फ्यू एनालिटिकल मेथड दैट डू नॉट रिक्वायर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एज द वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट। जो कि हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का होता है, तो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वेट भी मिल गया तो हमारी प्रोसेस अच्छे से हो सकती है। वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट इज द ओनली इम्पॉर्टेंट, हमें वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट ही इम्पॉर्टेंट है parameter for analytical determination in gravimetric analysis. An appropriate dissolution of the sample, the following steps should be follow. जो सैंपल है वो अप्रोप्रिएट मतलब अच्छे से डिजोल्यूशन होने से लिए जो फॉलोइंग स्टेप्स है वो फॉलो करनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो सैंपल सॉल्यूशन प्रिपेयर फॉर द एनालिसिस प्रेसिपिटेशन शुड बी कैरिड आउट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमें सैंपल सॉल्यूशन तैयार करना है, उसका वॉल्यूम एडजस्ट करना है, appropriate pH is necessary and getting the desired properties solution for the precipitate is taken care in this step. अगर हमारे डिज़ायर इम्प्योरिटीज प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए तो हमें उसकी केयर करना भी उतनी महत्वपूर्ण है इन दिस स्टेप में। सेकंड स्टेप है प्रेसिपिटेशन। दिस स्टेप रिक्वायर एडिशनल प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन द सैंपल सॉल्यूशन। हमें उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट प्लेस करने चाहिए, ऐड करने चाहिए। आफ्टर एडिशन first drop of the precipitating agent, super saturation is occur.
जैसे ही हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का 1 ड्रॉप डालते सुपर सैचुरेशन एंड आगे न्यूक्लिएशन मतलब स्मॉल पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू बिग पार्टिकल्स शुरू हो जाता है। सुपर सैचुरेशन ऑकर्स एंड न्यूक्लिएशन स्टार्ट्स टू ऑकर एंड व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रेसिपिटेट एग्रीगेट म्हणजे एकत्र आ जाते एंड फॉर्म से न्यूक्लियस फॉर्म कर देते। सेकंड स्टेप है हमारी डाइजेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। द प्रेसिपिटेट इज लेफ्ट और बिलो बॉइलिंग फॉर 30 मिनट। तो क्रूसिबल जो गर्म भांडा होता है उसमें हमें 30 मिनट टू 1 आवर हमें प्लेस करना चाहिए फॉर डाइजेशन। डाइजेशन इनवॉल्व डिजोल्यूशन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल। डाइजेशन में क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल डिजोल्यूशन हो जाते हैं एंड रिप्रेसिपिटेशन मतलब फिर से वो पीपीटी फॉर्म करते हैं और ऑन लार्जर वंस रिजल्टिंग इन पार्टिकल ग्रोथ। रिप्रेसिपिटेशन वो फिर से पीपीटी फॉर्म करते इन मेनी म्हणजे बहुत सारे ग्रोथ में वो पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं एंड बेटर प्रेसिपिटेट कैरेक्टरिस्टिक और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बेटर होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्ट वाल राइपनिंग। डाइजेशन प्रोसेस द स्मॉल कोलाइड पार्टिकल्स टू एग्लोमेरेट विच डिक्रीजेज देयर सरफेस एरिया डस्ट एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन में क्या होता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो एग्लोमेरेट म्हणजे एक साथ आ जाते हैं, वो इकट्ठा होने लगते हैं और वो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज कर देते हैं और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑकर होती है। सेकंड नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है वॉशिंग एंड फिल्टरिंग द प्रेसिपिटेट। और क्रूसियल, अब क्रूसियल क्या है हम आगे देखेंगे। क्रूसियल एक कंटेनर है जो कि हाई टेम्परेचर सस्टेन करता है। इट इज क्रूसियल टू वॉश टू प्रेसिपिटेट वेरी वेल इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल एडसॉर्ब स्पेसिस विच विल इंक्रीज द वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट। जो कि क्रूसियल मतलब जो इम्प्योरिटीज़ जो कि हमें पहले उस कंटेनर में प्रेजेंट है वो वॉश आउट करना नेसेसरी है। अगर हमने वॉश आउट नहीं की तो उसका वेट भी इम्प्योरिटीज़ में हमारे फाइनल प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। अगर वो फाइनल प्रोडक्ट में ऐड हुआ तो हमें डिस्टर्बेंस पैदा हो सकता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर शुड नॉट बी यूज। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जो सम पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट में भी लॉस, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है वो भी सम पार्ट उसका लॉस हो सकता है। इन सच सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट और डाइल्यूट एसिडिक एसिड में भी यूज़। फिल्ट्रेशन शुड बी डन इन अप्रोप्रिएट साइज विथ फिल्टर गुज पेपर और इग्निशन फिल्टर पेपर। हमें साइज़ के हिसाब से फिल्टर पेपर यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हमारे पास है फिल्टर गुज पेपर एंड इग्निशन फिल्टर पेपर। ड्राइंग एंड इग्निशन। पर्पज ऑफ ड्राइंग ईटिंग एट अबाउट 120 to 150 डिग्री सेल्सियस में हमें ओवन में वो ड्राई करना चाहिए। बॉडी जो पार्टिकल्स की इम्प्योरिटीज है वो नष्ट हो सके, वो गायब हो सके। तो उसका टेम्परेचर 120-150 से आगे भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर वो ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, तो हमारी इम्प्योरिटीज़ जो कि हमें बटर पेपर हमने रखी है और वो उसमें ओवन में हमने रखी है बटर पेपर के ऊपर, तो बटर पेपर जल जाएगा। अगर बटर पेपर जल गया तो उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी जल जाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे म्हणजे पूरा पानी में चला जाएगा। और इग्निशन मपल परनेस। अगर मपल परनेस का टेम्परेचर है 7 से 1200 डिग्री सेल्सियस टू गेट मटेरियल विद एग्जैक्टली नोन केमिकल स्ट्रक्चर। ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट केमिकल स्ट्रक्चर उस प्रोडक्ट का फॉर्म हो सके दैट द अमाउंट ऑफ एनालाइट कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइन। अगर हमें केमिकल स्ट्रक्चर अच्छे से पता चल गया तो हम उसका वेट एनालाइट कौन सा है वो एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन। जो प्रोसेस हमने पहले ही देखे, इसके बाद कैलकुलेशन की प्रोसेस होती है, वो कैलकुलेशन हमने पहले पढ़ चुका है। जो परसेंटेज ऑफ एनालाइट कैसे निकालते हैं हमने पहले पढ़ चुका है। फिल्टर पेपर, अब वो फिल्टर पेपर कैसा होना चाहिए। फिल्टर पेपर इज़ अ सेमी परमिएबल जो कि कुछ पार्टिकल्स को पास होने सके। इन द हमारे यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है, बाउमेंस कैप्सूल होता है, पीसीडी डीसीडी होता है, उसमें आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ आयंस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, हमारे बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ऐसे ग्लूकोज पार्टिकल्स है, फैट्स के जो पार्टिकल्स है वो एडसॉर्ब नहीं होते, वो स्टोर हो जाते हैं। वो स्टोर होने के कारण वो बॉडी में वैसे ही रहते हैं क्योंकि वो सेमी परमेएबल और पीसीडी डीसीडी में से वो पास नहीं होते, उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। वैसे ही फिल्टर पेपर काम करता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। वो एक परपेंडिकुलर एक कॉलम की तरह वहाँ पे प्लेस हो जाता है और जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसे रुक देता है और जो लिक्विड पार्टिकल्स जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स है उसे पास कर देता है। फिल्टर पेपर इज मेनली यूज फॉर ग्रायोमेट्रिक मेथड इन क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। केमिकल
क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में ग्राविमेट्रिक मेथड में फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ बेस वेट 80 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसका वेट क्या होता है? 80 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्रूसिबल्स। मैंने बोला था पहले आपको, क्रूसिबल इज अ कंटेनर दैट कैन विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर। वो हाई टेम्परेचर सस्टेन करने की उसकी कैपेबिलिटी होती है। वाइल क्रूसिबल हिस्टोरिकली वेयर यूजुअली मेड फ्रॉम क्ले। पहले काल में क्या होता था कि जो हमारे क्रूसिबल है वो चाइना क्ले से ही बनते थे। दे कैन बी मेड फ्रॉम एनी मटेरियल दैट विथस्टैंड टेम्परेचर हाई इनफ टू मेल्ट और अदरवाइज alter its contents. Ceramics such as alumina, zirconium and especially magnesia will tolerate the high temperature. जो कि एल्यूमिना, जिरकोनियम एंड मैग्नीशियम के कंपाउंड होते हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर देते हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमें 100, 200, 300 और 500 टेम्परेचर में रखो तो हम तो जल कर मर जाएंगे, ऐसे नहीं होता। उस पर सस्टेन करने की पावर होती है। और टू मटेरियल्स जो न्यूली यूज़ करते मोस्ट ऑफ द वो है निकेल एंड जिरकोनियम के, वो मोस्ट ऑफ यूज़ करते बहुत रिसेंटली, आज के काल में वो मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट। ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट क्या होता है? दे आर सेवरल इनऑर्गेनिक आयंस दे आर प्रेसिपिटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक रिएजेंट। जो इनऑर्गेनिक आयंस है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के लिए ऑर्गेनिक रिएजेंट ऐड करते हैं, दिस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट्स। मोस्ट ऑफ देम आर कंबाइंड विद कटायंस टू फॉर्म चिलेट रिंग। कटायंस आयन जैसे कि सोडियम हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए जो चिलेट फॉर्म कर रहे। चिलेट कंपाउंड का एग्जांपल है EDTA, इथिलीडिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, जो कि हमने पिछले साल 12 में पढ़े और आगे भी हम पढ़ने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर में। It is a desirable that of precipitant should be volatile compound. Solubility precipitate with organic precipitant is less. वो सॉल्युबिलिटी होती है प्रेसिपिटेट की इन ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट में उसकी लेस होती है। एंड प्रेसिपिटेट विद ऑर्गेनिक रिएजेंट आर क्रिस्टल। मोस्ट ऑफ द एक क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। तो सारे एग्जांपल हम देखने वाले हैं नीचे ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट्स। एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड, क्यूपेपेरॉन, डायमेथिग्लोक्सामाइन, क्यूप्रॉन एंड नाइट्रॉन। एंड इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेंट कौन थे? अल्कलीज और अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, सल्फैटिक एसिड एंड फॉस्फेटिक एसिड। तो कौन कौन से एडवांटेजेस है ग्राविमेट्रिक एनालिसिस के? वो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड है। ग्राविमेट्रिक एनालिसिस इज पोटेंशियली मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। वो एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज देन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एरर कैन बी चेक। हम कौन कौन से एरर है वो भी चेक कर सकते हैं। ग्राविमेट्रिक एनालिसिस अवॉइड प्रॉब्लम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, जो टेम्परेचर कम ज़्यादा हो उसको भी एडजस्ट कर लेता है। कैलिब्रेशन एरर जो कि हम मेजर कर सकते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, उसका एरर भी हमें इजीली सॉल्व हो जाता है इस ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में। एंड अदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में प्रॉब्लम आते हैं वो भी इजीली ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में सॉल्व हो जाते हैं। इट इज़ एन एब्सोल्यूट मेथड एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, और ये मेथड सस्ती भी है और बेस्ट भी है। लेकिन उसके डिसएडवांटेज क्या दिए हुए हैं? बट आर द पोटेंशियल प्रॉब्लम विद ग्राविमेट्रिक एनालिसिस दैट मस्ट बी अवॉइडेड टू गेट गुड रिजल्ट। ऐसे कहते हैं कि वो उस गुड रिजल्ट नहीं देते, ऐसी डिसएडवांटेजेस ग्राविमेट्रिक एनालिसिस के। प्रॉपर लिफ्ट टेक्निक इज़ क्रिटिकल। जो प्रॉपर लिफ्ट है वो टेक्निक बहुत क्रिटिकल है, इतनी भी ईजी नहीं है, ऐसा बनना है डिसएडवांटेजेस में। केयरफुल एंड टाइम कंज्यूमिंग, जो प्रोसेस है वो हमें बहुत केयरफुल करनी पड़ती है और बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। स्क्रूपुलोसली क्लीन ग्लासवेयर, वेरी एक्यूरेट वेइंग, हमें एक्यूरेट वेइंग चाहिए। अगर हमारे कुछ इम्प्योरिटीज़ के कारण अगर हमारा वेट नहीं मेज़र हुआ और उसका वेट बढ़ गया तो हमारे प्रोडक्ट में फॉल्टी प्रेजेंट हो सकता है, फॉल्ट प्रेजेंट में आ सकता है हमारे प्रेसिपिटेट में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है। और को प्रेसिपिटेशन वो हमने देखा ही है, मोर देन वन कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ भी उसमें मिक्स हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ग्राविमेट्रिक एनालिसिस का। थैंक यू।